गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम उस सेल के बारे में पढ़ेंगे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सबसे पहले इसका एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक को हम जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक को एनोड या ऑक्सीडेशन हाफ कहा जाता है, दूसरे को कैथोड या रिडक्शन हाफ बोलते हैं। इन दोनों ही कंपार्टमेंट में मेटल को उसी के आयन के सॉल्यूशन में प्लेस करके रखते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक सल्फेट में जिंक मेटल को प्लेस करके रखा है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल को प्लेस करके रखा है। ठीक है, तो हमारा जिंक और कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। जिंक यहाँ पर एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कॉपर यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को मेटल वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसके बीच में एक वोल्ट मीटर भी लगाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक डिवाइस और लगाई जाती है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो एनोड होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। यानी यहाँ पर एनोड पर जिंक मेटल जो होगा वो जिंक आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा। जैसे ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन, और ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक मेटल ने लूज़ किए हैं ये इस मेटल वायर के थ्रू ट्रेवल करते करते कॉपर इलेक्ट्रोड पर आएंगे। अब इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर ये जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, इलेक्ट्रॉन इस मेटल वायर के थ्रू ट्रेवल होकर कैथोड पर जाएंगे और यहाँ पर कॉपर आयन का रिडक्शन होगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये जिंक मेटल अपने आयन को लूज़ करते करते इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि इस जिंक मेटल के रिडक्शन ऑक्सीडेशन के साथ साथ सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कोई नया जिंक आयन यहाँ पर सॉल्यूशन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक आयन पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे जो आने वाले जिंक आयन को रिपेल करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन कंटिन्यूसली कंज्यूम होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने पर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आने वाला इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक इलेक्ट्रोड से आ रहा है वो इस इलेक्ट्रोड पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे जिंक नेगेटिव आयन से रिपल्शन मिलेगा। यानी कुछ देर के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस बंद हो जाएगी। अगर हम इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक्सिस ऑफ जिंक आयन को न्यूट्रल करना पड़ेगा और इधर एक्सिस ऑफ सल्फेट आयन को न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम एक नई डिवाइस सॉल्ट ब्रिज को लगाते हैं, जिसका एक फंक्शन तो ये होता है कि वो दोनों ही हाफ के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज भी एक टाइप से इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है जो कि आगर आगर या अमोनियम क्लोराइड किसी का भी या किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का हो सकता है। अब जैसे ही यहाँ पर जिंक आयन बढ़ेंगे तो ये अपने नेगेटिव आयन को इधर माइग्रेट कर देगा ताकि पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन न्यूट्रलाइज हो जाए, और अपने पॉजिटिव आयन को इधर माइग्रेट कर देगा ताकि एक्सियो सल्फेट आयन यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो होता है, ओपन सर्किट में नहीं। अगर हमें सॉल्ट ब्रिज न लगाएं तो सर्किट ओपन रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोड तो कनेक्टेड रहेंगे लेकिन दोनों सॉल्यूशन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करके सर्किट को क्लोज करने का काम भी करता है। तो ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। इस तरीके सॉल्ट ब्रिज लगाने पर ये करंट स्टडीली फ्लो होता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो एनोड से कैथोड की ओर फ्लो हो रहे हैं और बाय कन्वेंशन करंट जो होगा वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होगा। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सिंपल डिज़ाइन। अब देखते हैं कि इसके रिलेटेड कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे पहला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसा डिफाइन किया जाता है? इट इज़ द मेजर ऑफ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ मेटल फॉर इट्स ऑक्सीडेशन
और द मेजर ऑफ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ मेटल आयन फॉर इट्स रिडक्शन। मतलब जिंक मेटल या कॉपर मेटल ऑक्सीडेशन के लिए कितनी नेचुरल टेंडेंसी शो करते हैं उसका मेजरमेंट, या जिंक आयन और कॉपर आयन दोनों ही रिड्यूस होने के लिए कितनी नेचुरल टेंडेंसी शो करते हैं उसका मेजरमेंट, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन सॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेचुरल टेंडेंसी है, यानी कि ये एक तरीके से इंटरनल एनर्जी है। इस इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता, ये थर्मोडायनामिक्स के रूल से हम जानते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। ये क्या होता है? ईएमएफ जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज ईएमएफ। और मैथमेटिकली ये ईएमएफ हमेशा कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही मेजर किया जाता है, यानी कि ई सेल हमेशा क्या रहेगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस जो मेटल कपल हमने लिया हुआ है जिंक और कॉपर, इसमें कॉपर कैथोड और जिंक एनोड है, तो यहाँ पर ईएमएफ हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कोई से भी दो अलग अलग मेटल कपल सेलेक्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि एनोडिक हाफ हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ होता है और कैथोडिक हाफ हमेशा रिडक्शन हाफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और बाय कन्वेंशन करंट हमेशा फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ। अब आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, ये क्या होता है? अब जैसे कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? इसलिए अब हम उसका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ मेटल for their oxidation against a standard electrode called hydrogen, or the relative tendency of a metal ion for their reduction against the standard hydrogen electrode H plus ion। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब सेल वर्किंग में होगा तो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। हम इसका पोटेंशियल किसी एक इलेक्ट्रोड का नेचुरल टेंडेंसी पोटेंशियल तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम जब हम केवल एक हाफ सेल यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं केवल जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक बंडल को प्लेस कर दूं तो कोई सेल नहीं बनेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैंने कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया तो कोई सेल नहीं बनेगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट तभी फ्लो होगा जब ये दोनों हाफ सेल को आपस में कनेक्ट किया जाए, और कनेक्ट करने पर हम जिसे मेज़र कर पाएंगे वो हमेशा इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेज़र कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कॉपर आयन की नेचुरल टेंडेंसी या जिंक आयन की नेचुरल टेंडेंसी को अलग से मेज़र नहीं किया जा सकता, उनकी नेचुरल टेंडेंसी के डिफरेंस को ही केवल मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर जिंक और कॉपर आयन का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट है, तो अगर कॉपर का पोटेंशियल 2 वोल्ट और जिंक का पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो भी ईएमएफ 1 वोल्ट आएगा। कॉपर का पोटेंशियल 10 वोल्ट और जिंक का पोटेंशियल 9 वोल्ट हो तो भी ये वोल्ट मीटर 1 वोल्ट की ही डिफरेंस बताएगा। और अगर ये 100 वोल्ट हो या 99 वोल्ट हो तो भी ये 1 वोल्ट का डिफरेंस बताएगा। मतलब 1 वोल्ट ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ का मतलब ये दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बताता, ये दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है, यानी जिस भी मेटल की रिलेटिव टेंडेंसी हमें डिटरमाइन करना है, उसे हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके एक सेल बनाते हैं। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा? अगर हम हाइड्रोजन गैस को एसटीपी पर हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनेगा। इट इज़ सिमिलर टू द प्लेसिंग ऑफ अ मेटल इनटू इट्स ओन आयन सॉल्यूशन।
दैट इज पासिंग द हाइड्रोजन गैस इन दी HIN सॉल्यूशन ओनली। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड कर दिया है, जैसे कि HIN के कंसंट्रेशन को फिक्स करके 1 मोल कर दिया है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसको पास करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, यानी ये एक टाइप का इलेक्ट्रोड बन गया। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एक टाइप का न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, ये एनोड कैथोड कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अब जैसे कि अब जिस मेटल को के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मुझे मेज़र करना है, उस मेटल को मैं लूँगा, उसका एक सेल हाफ सेल बनाता हूँ, और उस हाफ सेल को मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद ये कैसे पता पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेल में कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है? तो याद रखें कि करंट जो होता है, करंट इज ऑलवेज पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये जो वोल्ट मीटर हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लगाएंगे, ये वोल्ट मीटर हमें करंट फ्लो की डायरेक्शन भी बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रोड मान के चले कि जिंक इलेक्ट्रोड है, जिसको जिंक आयन में प्लेस किया हुआ है, तो जिंक इलेक्ट्रोड लगाने पर ये करंट फ्लो की डायरेक्शन जिंक की तरफ बताएगा। यानी क्या इंडिकेट करेगा कि अगर जिंक इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल बनाया जाए तो करंट हाइड्रोजन से जिंक की ओर फ्लो होगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन कैथोड बन गया है और जिंक हमारा एनोड बन गया है, क्योंकि करंट जिंक की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगर सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, मतलब कॉपर को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में प्लेस किया और उसे मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, तो अब मैं क्या देखूंगा कि अब जो करंट फ्लो है वो कॉपर से हाइड्रोजन की ओर होता हुआ दिखेगा। यानी कि इस सेटअप में कॉपर कैथोड बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है एनोड बन जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा है, या जिंक आयन की रिडक्शन टेंडेंसी हाइड्रोजन आयन से कम है। और नीचे क्या कह सकते हैं कि कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी हाइड्रोजन गैस के मुकाबले कम है, या कॉपर आयन की रिडक्शन की टेंडेंसी हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड कुछ भी बन सकता है, और वो क्या बना है वो हमें इस करंट फ्लो की डायरेक्शन से पता पड़ जाएगा। अब इससे ईएमएफ निकालेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाले? अब जैसे मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है, अब जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के बाद जब ये सेल बन जाएगा तब मैं क्या करूँगा, अब इस सेल के ईएमएफ को डिटरमाइन करूँगा। अब इस सेल के ईएमएफ को डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर मेरा हाइड्रोजन कैथोड है और जिंक एनोड है, तो इस सेल का जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, E ऑफ H माइनस E ऑफ Zn। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ईएमएफ आएगा, इस ईएमएफ की वैल्यू आएगी 0.76 वोल्ट। ये नोन वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो 0.76 वोल्ट आ रहा है ये EH माइनस EZn है। अब हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो भी नेचुरल टेंडेंसी हो ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, उसे हम ज़ीरो मान लेंगे। यानी EH को यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। EH को यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये क्या बताएगा, EMF इज इक्वल टू 0 माइनस E ऑफ Zn। यानी कि ये जो 0.76 वोल्ट आएगा ये जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा अगेंस्ट या विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब कि जिंक इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सेल का जो ईएमएफ होगा जिसमें हमने EH को 0 मान लिया है, वो जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। सिमिलरली जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो अब ये जो सेल पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा, अब यहाँ पर कैथोड बन गया है कॉपर और हाइड्रोजन बन गया है एनोड, तो इस सेल का जो ईएमएफ आएगा वो ईएमएफ क्या रहेगा, E ऑफ Cu माइनस E ऑफ H, और इसकी वैल्यू आएगी 0.76
वोल्ट। अब इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ई ऑफ एच को 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या आएगा, ई सी यू माइनस 0 इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, यानी कि ये क्या आ जाएगा, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगेंस्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जिस भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना होगा, उस मेटल को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके उस सेल का ईएमएफ निकालेंगे, जिसमें हम ई एच को क्या मान लेंगे, 0। तो किसी भी मेटल की या सारे ही मेटल की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में एक नेचुरल टेंडेंसी मेजर हो जाएगी, जो कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे ही मेटल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते चले जाइए और उस सेल बना बनाकर उनका ईएमएफ देखते चले जाइए। वो ईएमएफ हमको रिस्पेक्टिवली उन सारी ही मेटल का हाइड्रोजन के अगेंस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमाइन कर देगा। और इस तरीके से उसके बाद हम सारे ही मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर अरेंज कर देते हैं, तो हमको एक सीरीज मिलती है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पर लिथियम आयन होता है, जिस लिथियम आयन का जो वैल्यू है -3.5 या -3 वोल्ट है। मतलब लिथियम आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -3 वोल्ट। उसके बाद फिर यहाँ पर बेरियम मेटल आएगा, फिर सोडियम मेटल आएगा, फिर कैल्शियम मेटल आएगा, फिर कैल्शियम के नीचे मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा। आप बुक में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट वैल्यू में आपको सीरीज मिलेगी, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। इसके बीच में कहीं हाइड्रोजन होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, 0। और हाइड्रोजन के बाद फिर जो मेटल शुरू होंगे, जैसे कि कॉपर आयन है, जिनका पोटेंशियल कैसा आएगा, 0.34 वोल्ट आएगा। यानी हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले सारे मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के नीचे आने वाले सारे मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सीरीज मिलेगी, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या एप्लीकेशन बनते हैं। ठीक है, फाइन। अब इस आगे का पूरा काम हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहले हमें क्या बताती है, ये हमें कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बताती है। ठीक है, क्या रिलेशन है कि किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी जो होगी वो उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना कम किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई नॉट ऑफ Zm प्लस टू Zn -0.76 है, तो ई नॉट ऑफ कॉपर का +0.34 है। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के मुकाबले कम है, तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सिमिलरली ई नॉट ऑफ Mg प्लस टू Mg -2.37 वोल्ट है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से भी कम है, तो मैग्नीशियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमेशा पोटेंशियल मेटल आयन टू मेटल सॉलिड ही मेंशन रहेगा। अब मेटल आयन से मेटल सॉलिड रिएक्शन ऐसा चलेगा, तो ये कैसा बताएगा कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और मेटल सॉलिड बन रहा है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रोसेस कहलाती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है कौन सी, रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो पोटेंशियल मेंशन रहेगा, वो किसी भी आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन रहेगा। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मतलब ये क्या बताएगा कि मेटल आयन रिडक्शन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो नहीं करता, बट मेटल ऑक्सीडेशन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो करती है। जैसे कि जिंक आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जिंक आयन तो रिडक्शन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो नहीं करता, लेकिन जिंक मेटल ऑक्सीडेशन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो करेगी। सिमिलरली
अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि वो मेटल आयन रिडक्शन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर मेटल ऑक्सीडेशन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो नहीं करती। जैसे कि कॉपर आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये क्या कंक्लूड करेगा कि कॉपर आयन तो रिडक्शन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो करते हैं, लेकिन कॉपर मेटल ऑक्सीडेशन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो नहीं करती। ठीक है, कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है कि नेगेटिव पोटेंशियल सजेस्ट दैट मेटल शोज नेचुरल टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन एंड पॉजिटिव वैल्यू शोज दैट मेटल आयन हैज ए नेचुरल टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। ठीक है, और मेटल अगर ऑक्सीडाइज होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, इसलिए मेटल की रिएक्टिविटी उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा ई नॉट नेगेटिव होगा उतनी ही ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगी, और जितना ज़्यादा ई नॉट पॉजिटिव होगा उतनी ही कम मेटल रिएक्टिव होगी। ठीक है, ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंपेरेटिवली जिस मेटल का कम है वो रिएक्टिव, और जिसका ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव। ठीक है, और ये कंपेरिजन साइन के साथ करना है, मतलब दो नेगेटिव वैल्यू में से जो कम नेगेटिव वैल्यू होती है वो ज़्यादा मानी जाती है, जैसे कि -1 -2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी मेटल का पोटेंशियल -2 है तो -1 वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब दूसरा एप्लीकेशन पर आते हैं। ठीक है, सेल डिपिक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम किसी मेटल कपल को सिलेक्ट करने के बाद किस तरीके से उसका रेडॉक्स कपल बना सकते हैं, सेल कैसे बनेगी, यानी गिवन मेटल कपल के अंदर कौन सा मेटल एनोड बनेगा, कौन सा मेटल कैथोड बनेगा, इसका डिसीजन हम उस मेटल के स्टैंडर्ड ई नॉट वैल्यू से लगाते हैं। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज टर्म्ड एज कैथोड एंड लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज टर्म्ड एज एनोड। यानी जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिलेटिवली कम होगा वो मेटल तो एनोड बनेगी, और जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिलेटिवली ज़्यादा होगा वो मेटल कैथोड बनेगी। हायर वैल्यू कैथोड एंड लोअर वैल्यू एनोड। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं कि जिंक आयन का जो पोटेंशियल है ई नॉट ऑफ Zn जो होगा वो Zn का जो ई नॉट है, ई नॉट Zn जो है वो -0.76 है, और ई नॉट जो एल्यूमिनियम +3 है वो -1.67 है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जिंक आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम आयन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। यहाँ पर ये देखो कि दोनों ही आयन के रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव दिए हुए, मतलब क्या प्रूफ होता है कि दोनों में से कोई सी भी मेटल आयन रिडक्शन के लिए नेचुरल टेंडेंसी शो नहीं करते, और दोनों ही मेटल्स नेचुरली ऑक्सीडेशन के लिए टेंडेंसी शो करती है। लेकिन हम कंपेयर करें तो जिंक आयन की रिलेटिव टेंडेंसी रिडक्शन के लिए एल्यूमिनियम आयन से ज़्यादा है, क्योंकि जिंक आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम आयन से ज़्यादा है। मतलब अगर हम जिंक मेटल और एल्यूमिनियम मेटल को लेकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं तो उस कंडीशन में जिंक एनोड के जैसे वर्क करेगा, जिंक कैथोड के जैसे वर्क करेगा और एल्यूमिनियम एनोड के जैसे वर्क करेगा। अब अगर एल्यूमिनियम एनोड बनता है तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी कि एल्यूमिनियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम आयन बनेगी और सॉल्यूशन में जाएगी, और कैथोड पर जिंक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक मेटल में के फॉर्म में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये एल्यूमिनियम आयन है और ये एल्यूमिनियम मेटल है, और इधर ये जिंक आयन है और ये जिंक मेटल है। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करेगी और यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन के फॉर्म में जाएगी, जो कि मैंने ये इक्वेशन ये एनोड पर होने वाली लिखी हुई है। और इधर ये जो इलेक्ट्रॉन जब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड से ट्रेवल करते करते जिंक इलेक्ट्रोड पर आएंगे
तो यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिंक मेटल के फॉर्म में इधर डिपॉजिट होते चले जाएंगे, जो कि ये इक्वेशन है Zm+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zm। ठीक है, ये एनोड वाली रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन, दोनों को बैलेंस करके ऐड कर देते हैं तो ये सेल में होने वाली ओवरऑल रिएक्शन हमको नज़र आ रही है। अब डिपिक्शन मतलब अब इसका हमको एक लीनियर रिप्रेजेंटेशन देना होता है, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है कि पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये ऑक्सीडेशन हाफ में लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ मतलब एल्यूमिनियम सॉलिड चेंज होगा किसके अंदर, एल्यूमिनियम आयन एक्वस में, ये हो गया एनोड का रिप्रेजेंटेशन। अब एक दो पैरेलल लाइन लगाते हैं जो कि सॉल्ट बीच या दोनों के बीच का पार्टीशन बताएगी सेल का। अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शुरू हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ में क्या होगा, जिंक आयन एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होंगे, जिंक सॉलिड में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, Al सॉलिड से Al+3 एक्वस, ये हो गया एनोडिक हाफ, दो पैरेलल लाइन, फिर हो गया जिंक+2 से जिंक सॉलिड, ये हो गया कैथोडिक हाफ, ये दो पैरेलल लाइन, ये कहलाता है, इसको बोला जाता है दिस इज व्हाट नोन एज सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल डिपिक्शन। अब आते हैं इस सेल का ईएमएफ निकालना है, E0 सेल। तो E0 सेल का फार्मूला क्या रहता है, E0 सेल का फार्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड है जिंक मेटल, एनोड है एल्यूमिनियम मेटल, और ये जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस आ गया 0.91। मतलब एल्यूमिनियम और जिंक मेटल को लेकर सेल बनाएंगे तो उसका ईएमएफ कितना रहेगा, 0.91 वोल्ट रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमको गिवन है कि कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है और सिल्वर आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.80 वोल्ट है। अब सिल्वर आयन का पोटेंशियल ज़्यादा होने से अगर कॉपर और सिल्वर का कपल बनाते हैं तो सिल्वर बनेगा कैथोड और कॉपर बनेगा एनोड। अब कॉपर एनोड बन गया तो एनोड पर कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन जब सिल्वर इलेक्ट्रोड पर आएंगे तो वहाँ पर कैथोड पर सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर सॉलिड में डिपॉजिट होंगे, और ये उसकी ओवरऑल इक्वेशन है। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर एक्वस, एनोडिक हाफ हो गया, दो पैरेलल लाइन लगाएंगे पार्टीशन, और यहाँ पर सिल्वर एक्वस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, ये कैथोडिक हाफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन सेल डिपिक्शन हो गया। E0 सेल क्या रहेगा, E0 सेल इज E0 Ag माइनस E0 Cu। ठीक है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये रहा, कॉपर का ये रहा, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 0.46 वोल्ट। मतलब कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड को लेकर सेल बनाया तो ईएमएफ वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.46 वोल्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ईएमएफ किसी भी सेल का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रहता। अब एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं, कौन सी मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन सा, कि द मेटल विच हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ओनली रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, और जिस मेटल के लिए E0 वैल्यू पॉजिटिव होती है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि जिंक मेटल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, इन सभी के लिए E0 वैल्यू निगेटिव है तो ये एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के जैसे जो मेटल है इनके लिए E0 पॉजिटिव है तो वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। सिंपल सी बात है कि अगर मेटल का E0 नेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी, और वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जिंक मेटल को एसिड में प्लेस किया, हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन अगर यही कॉपर मेटल को हाइड्रोजन गैस में प्रोड्यूस किया तो इसका E0 पॉजिटिव होगा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन गेन करके कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होगा। मतलब कॉपर मेटल को एसिड में डालने से हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि E0 वैल्यू निगेटिव हुआ तो मेटल ऑक्सीडाइज होगी और एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी, लेकिन E0 पॉजिटिव हुई तो मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होगी और वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकती।
तो इस तरीके से समराइज़ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो पार्टीशन होते हैं, ई कैथोड, एक एनोड एक कैथोड। एनोड वाले को ऑक्सीडेशन ऑफ, कैथोड वाले को रिडक्शन ऑफ बोलेंगे। फिर ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ये आप पढ़िएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, उससे हम E0 वैल्यू कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो एप्लीकेशन मैंने आपको अभी भी यहाँ पर समझाए हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा इसके साथ, इस प्रिंट के साथ, वो भी भेज रहा हूँ वर्कशीट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये वीडियो में